पाठ 16 किफायत। मोती टापू एक बहुत छोटी बस्ती है। रेलगाड़ी वहां नहीं पहुंचती। इस बस्ती के लोग जब शहर जाना चाहते हैं तो पहले 5-6 मील पैदल चलकर एक नहर तक पहुंचते हैं। नहर के किनारे तक जाने के लिए पक्की सड़क भी नहीं है, पर साथ में घुटनों तक कीचड़ चिपक जाता है। नहर के किनारे पहुंचने के बाद रात भर नाव में सफर करना पड़ता है। उसके बाद 4-5 मील तांगे द्वारा चलने पर गोर्तीपाडू नाम का एक छोटा गांव आता है। गांव से 40 मील बस में जाने पर शहर आ जाता है। इस शहर से चेन्नई महानगर पहुंचने के लिए लगभग 400 मील और जाना पड़ता है। मोती टापू में एक अप्पा राव नामक 10 साल का लड़का रहता है। गांव में रहते हुए भी वह बहुत फिजूल खर्ची करता है। उसकी फिजूल खर्ची का कोई हिसाब नहीं है। उस गांव में एक कॉफी होटल है। अप्पा राव हर रोज वहां आता है, इडली डोसे खाता है, वक्त बेवक्त बार बार कॉफी पीता है। गांव में सस्ती और खाने की चटपटी और नमकीन चीजें बेचने वाले फेरी वालों से भी कुछ न कुछ खरीद कर खाता रहता है। पड़ोसी गांव में कभी बाजार लगता तो वहां भी जाकर खाने की चीजों पर जेब खाली कर लेता है। यह तो रहा खाने पीने का हाल। इसके अलावा उसके लिए अक्सर कपड़े सिलवाने पड़ते थे। कपड़े संभाल कर रखना वह नहीं जानता था। वह अपने कपड़ों को बेहद गंदा कर लेता था। अपने साथियों से लड़ता झगड़ता और कुश्ती लड़कर कपड़े फड़वा लेता था। हर रोज उसकी एक पेंसिल खो जाती थी, किताबें फट जाती थी। नई किताबें खरीदने के लिए शोर मचाने लगता था। वह बिल्कुल नहीं जानता था कि पैसा कैसे और कहां से आता है। अभी हाल ही में वह अपनी माँ के सामने रो रो कर जिद करके पैसे ले गया और पड़ोसी गांव में चलती फिरती फिल्म दिखाया। इकलौता बेटा था, इसलिए उसके पिता उसकी इच्छा के खिलाफ जाकर उसे नाराज नहीं करना चाहते थे। लेकिन कई बार उन्होंने अपने बेटे को यह समझाने की कोशिश की कि पैसा बहुत जरूरी चीज है, उसे कैसे कमाया जाता है, उसे कितनी किफायत के साथ खर्च करना चाहिए और पैसे के बिना क्या क्या मुसीबतें हो सकती हैं। वह पिताजी के सामने ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुनने का दिखावा करता था, पर बाहर निकलते ही वह सब भुला देता। अब वह नशा भी करने लगा था। पिताजी को जैसे ही यह पता चला, वे मन ही मन निराश होकर रोने लगे। उनको इस बात का बड़ा दुख हुआ कि उनका बेटा बिगड़ता जा रहा है और उसे गलत रास्ते से हटाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। एक दिन विद्यालय के मास्टर के पास जाकर उन्होंने अपने बेटे का सारा हाल सुनाया और कहा, मास्टर साहब, अब उसको सुधारने का काम आपका ही है। यह कहते कहते उन्होंने लंबी सांस ली। लाज और शर्म से उनका सिर नीचा हो गया। एक दिन मास्टर साहब ने अप्पा राव को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोपहर को हमारे घर आ जाना। अप्पा राव हक्का बक्का हो गया। यह सोचकर घबराने लगा कि ना मालूम क्या क्या सवाल पूछेंगे। नया सबक एक बार फिर से पढ़कर याद कर लिया। पहाड़ों की याद आते ही उस पर पहाड़ टूट पड़ा। मौखिक गणित की बात सोचते ही उसका चेहरा सूख गया। डर के मारे धीरे धीरे कदम बढ़ाकर वह मास्टर साहब के घर पहुंचा और दरवाजे के पास सहम कर खड़ा हो गया। अप्पा राव को दरवाजे के बाहर देखते ही मास्टर साहब ने बड़े प्यार से अंदर बुलाते हुए कहा, आ जाओ बेटा, आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो गए? अप्पा राव की जान में जान आई। अब तक तो दिल धड़क रहा था। वह जरा संभल गया। मास्टर साहब ने उसको चटाई पर अपने पास बैठा लिया। क्यों बेटा, परीक्षा नजदीक आ रही है, खूब तैयारी हो रही है ना? मास्टर साहब ने पूछा। अप्पा राव ने हाँ में सिर तो हिलाया, पर उसका दिल घबरा रहा था कि ना मालूम अब क्या पूछ बैठे। लेकिन मास्टर साहब ने उससे और कुछ नहीं पूछा। उन्होंने अखबार हाथ में लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। उस अखबार के पीछे एक बहुत बड़ी और अजीब तस्वीर है। उसमें चंद्रमा की तरफ उड़ने वाला एक चंद्रयान है। उस तस्वीर को देखते ही अप्पा राव को मन ही मन लगने लगा कि वह भी उस रॉकेट में बैठकर चंद्रलोक की ओर जा रहा है। उसके अरमानों की हद न रही। अप्पा राव ने सहमे सहमे मास्टर साहब की तरफ देखा। ठीक उसी समय मास्टर साहब की नजरें भी उस पर पड़ी।
वह कुछ पूछना चाहता था लेकिन हिचक रहा था। मास्टर साहब ने यह समझकर कहा, क्या कुछ पूछना चाहते हो? सर, क्या हम चंद्रमा पर पहुंच सकते हैं? संकोच के साथ अप्पा राव ने पूछा। पूछते पूछते उसके चेहरे पर भोली भाली हंसी फैल गई। उसकी आंखें तारों की तरह चमक उठी। क्या हुआ, कहीं यह तस्वीर तो नहीं देखी है? इसे कहते हैं रॉकेट। इसको अमेरिका में तैयार किया जा रहा है। यह हमें चंद्रमा पर ले जा सकता है, मास्टर साहब ने समझाया। अप्पा राव के मन में तरह तरह के भाव उठने लगे। तो फिर इस रॉकेट में सवार होने के लिए हमें अमेरिका जाना होगा? हाँ बेटा। अमेरिका कहाँ है सर? अगर लंदन होते हुए जाएं, तो यहाँ से लगभग 10,000 मील दूर है बेटा। हवाई जहाज से 3-4 दिन में वहाँ तक पहुँच सकते हैं और समुद्री जहाज से लगभग 25 दिन लगते हैं। हवाई जहाज पर चढ़ने के लिए कहाँ जाना होगा? क्या हमारे गांव में आता है? वह यहाँ नहीं रुकता है। बड़े बड़े शहरों में हवाई अड्डे होते हैं। बम्बई, मुंबई या चेन्नई जाना होगा। इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। सर, कितना पैसा लगेगा? अप्पा राव कुछ उतावला हो गया। बहुत पैसा लगेगा बेटा। किफायत से पैसा बचाते जाएं, तब जाकर कभी हम ऐसी अजीब चीजें पाएंगे। इस बात का पता लगाने की उत्सुकता अप्पा राव के मन में ताड़ के पेड़ की तरह बढ़ने लगी कि इसके लिए कितना पैसा चाहिए। सर, वैसे आप ही बता दे कि कितना पैसा लगता है, उसने कहा। मास्टर साहब उसकी तरफ मेहरबान नजरों से देखने लगे और कहने लगे, क्यों, तुम वहाँ जाना चाहते हो? खूब पैसा जमा करो, बड़ा बनने के बाद जा सकोगे। घूरती-पाडू जाने के लिए नाव में चवन्नी लगती है, मालूम है ना? मास्टर साहब रुक गए। जी हाँ, वहाँ से तांगे वाला गांव के अंदर जाने के लिए 98 लेता है। वहाँ से बस में शहर जाने के लिए 5 रुपया लगता है। हाँ बेटा, बाहर निकलने पर कदम कदम पर पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है। वहाँ से बम्बई, मुंबई तक लगभग 2-3 दिन का सफर है। बम्बई, मुंबई तक के टिकट पर ही बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो मास्टर साहब, कुल मिलाकर 200 से काम चल जाएगा? मास्टर साहब ठहाका मारकर, अरे पगले, हवाई जहाज में तुमको यूं ही चढ़ने देंगे क्या? अमेरिका तक पहुंचने में 5-6 हजार से कम नहीं लगेगा। तुम्हारा मकान, तुम्हारे खेत, सब कुछ बेचने पर भी इसका आधा किराया नहीं बनेगा। लाखों मील दूर के चंद्रमंडल पर रॉकेट में जाने के लिए लाखों रुपए लगते हैं, जानते हो? बाप रे बाप, इतना पैसा लगेगा? निराशा से अप्पा राव का सिर चकराने लगा। हाँ बेटा, इतना सारा पैसा हमारे पास हो तभी हम ये सब चमत्कार देख सकते हैं। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है। अप्पा राव को बड़ा अचंभा हुआ, पर उसके मन में आशा के फूल खिल उठे। तुम अच्छी तरह पढ़ लिख कर विज्ञान की ऊंची ऊंची शिक्षा पाकर डिग्रियां हासिल करो, तो हमारी सरकार अपने खर्च पर तुमको चंद्रलोक में भेज सकती है। लेकिन ऊंची शिक्षा पाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। देखो, पैसा कितनी बड़ी चीज है। पैसे के बिना कोई काम नहीं होता। अप्पा राव ने सिर झुका लिया और कुछ सोचने लगा। हाँ बेटा, तुम अपने पिताजी से कहो कि वह पैसा जमा करें। फिजूल खर्ची करें तो उनको समझा दिया करो। तुम्हारे लिए और तुम्हारी भलाई के लिए उनको अपनी फिजूल खर्ची कम करनी होगी। वैसे तुम्हारे पिताजी को मैं जानता हूँ, वह ऐसी फिजूल खर्ची करने वाले नहीं हैं। अप्पा राव का सिर झुका ही रहा। अंदर ही अंदर शर्म के मारे वह अपने आप को समेटे रहा। अब उसके सामने रॉकेट या चंद्रलोक नहीं है। उनकी जगह अपने फटे कपड़े, खाने पीने की चीजें, कागज किताबें दिखाई दे रही हैं। उस दिन से मोती टापू में एक नया मोती चमका।